हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 27 फरवरी और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ यूनिंग फेस्टिवल को लेकर है। अब ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये अरुणाचल में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये आदि कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने इस यूनिंग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। तो ये यूनिंग फेस्टिवल है ये एक टाइप का स्प्रिंग फेस्टिवल है। स्प्रिंग फेस्टिवल मतलब कि जब भी नए खेती की सीजन की शुरुआत होती है, जब आप नया क्रॉप उगाते हो, तो उसे स्प्रिंग फेस्टिवल बोला जाता है। एक टाइप से ये जो आदि कम्युनिटी के लिए नया ईयर माना जाता है। जैसे कि लोहड़ी उत्सव होता है पंजाब में, न्यू ईयर ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे नॉर्दर्न इंडिया में मकर संक्रांति को न्यू ईयर माना जाता है, स्प्रिंग फेस्टिवल माना जाता है। सेम अरुणाचल प्रदेश के आदि कम्युनिटी के लिए यूनिक फेस्टिवल जो है वो उनका नया साल और एक स्प्रिंग फेस्टिवल है। अगर हम आदि कम्युनिटी को देखें तो इनका ओरिजिन हमें सदर्न चाइना के 16th सेंचुरी में मिलता है। और फिलहाल ये अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में हैबिटेट करते हैं। इनका जो मेजर ऑक्यूपेशन होता है ये एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें वो वेट राइस कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो आदि कम्युनिटी है ये केन और जो बम्बू के आइटम्स होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं ये। अगर इस आदि कम्युनिटी के दूसरे फेस्टिवल्स को देखें तो एक सोलंग फेस्टिवल है। तो इस हार्वेस्टिंग फेस्टिवल में वो एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं और कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। और अरन में क्या होता है कि ये एक हंटिंग फेस्टिवल है, मतलब ग्रुप के सारे मेंबर्स जो होते हैं, ट्राइब के जो सारे मेंबर्स होते हैं वो हंटिंग के लिए जाते हैं, जिसे अरन बोला जाता है। तो ये पूरी न्यूज़ थी यूनिक फेस्टिवल को लेकर। जनरली यूपीएससी जो सदर्न और खासकर नॉर्थ ईस्ट के जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें काफी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ एमपी लेट्स स्कीम को लेकर है। अभी एमपी लेट्स स्कीम क्या है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लेट्स स्कीम। इस स्कीम में होता क्या है, जितने भी सांसद होते हैं उनको हर साल 5 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाते हैं। इन 5 करोड़ रुपए का जो उपयोग होता है वो कम्युनिटी के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती हो। जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वहां पर आप डेवलपमेंटल और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और फिलहाल के लिए ये न्यूज में इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उसने एमपी लेट्स स्कीम को लेकर कुछ गाइडलाइंस इशू करी है। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है एमओएसपीआई, ये दरअसल इस पूरे एमपी लेट्स स्कीम को एग्जीक्यूट भी करती है। तो इसी वजह से इस मिनिस्ट्री ने कुछ नए गाइडलाइंस इशू किए हैं। तो इस रिवाइज गाइडलाइंस में ये किया कि जो स्कीम का जो स्कोप है उसको बढ़ा दिया गया है, ताकि जो अभी की जो कम्युनिटी के जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ एक नया वेब पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें जो फंड फ्लो हो रहा है उसको पूरी तरीके से आप मॉनिटर कर पाओगे कि वो जो फंड रिलीज हुआ है वो किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हो रहा है, उस प्रोजेक्ट की करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो आप उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पाओगे। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और अकाउंटेबिलिटी आएगी, क्योंकि एमपी लेट्स स्कीम का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। जो एमपीस था उसके पास डिस्क्रिप्शन था, वो कहीं भी इन्वेस्ट कर रहा है या फिर कितना उसका आउटपुट निकल के आ रहा है ये हम पता नहीं कर सकते थे। बट इस वेब पोर्टल की मदद से हमें जानकारी होगी कि इस पर्टिकुलर अमाउंट का कहाँ यूज और किस तरह इसका यूज किया जा रहा है। अगर हम एमपीलेट्स स्कीम को देखें तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब ये होता है कि जो 100% फंडिंग होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। ये स्कीम लॉन्च हुई थी दिसंबर 1993 में। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती थी, बाद में इसे 1994 में इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में इसे इंक्लूड कर लिया गया। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे सांसद होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उन्हें और कम्युनिटी सेंट्रिक वर्क के लिए एम्पावर करना, उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और ज्यादा इन्वॉल्व करना, ताकि सांसद और जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग हैं उनके बीच में एक कम्युनिकेशन बना रहे, एक लिंक बना रहे। साथ ही साथ जो कम्युनिटी के लिए एक ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, रोड्स। और 2016 के बाद से इस एमपीलेट फंड का यूज आप दूसरी स्कीम्स में भी कर सकते हो, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आप इसका यूज कर सकते हो। संसद आदर्श ग्राम योजना में इस स्कीम के पैसे का यूज कर सकते हो। तो इसके स्कीम के जो स्कोप को दरअसल वो ब्रॉड कर दिया गया। यहाँ पे जो सांसद होते हैं, एमपीस होते हैं, उन्हें तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हर साल 5 करोड़ रुपए एलोकेट होते हैं। बट जो मेंबर राज्यसभा से आते हैं, सांसद जो राज्यसभा के होते हैं, वो अपने जिस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं उस स्टेट में 5 करोड़ के वो कम्युनिटी वर्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो अपनी इच्छा से अक्रॉस द कंट्री किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन को देखें तो जो एमपीलेट स्कीम होती है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इंप्लीमेंट करती है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं वो इस पूरी स्कीम को एक्चुअल ग्राउंड में इंप्लीमेंट करते हैं। क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो वर्क रिकमेंड करते हैं और जो बाद में जो इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट होता है वो यही नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी करती है।
इसमें एक एक्यूजेशन ये लगता है कि दरअसल जब राज्य में जिनकी सरकारें होती हैं और केंद्र में जिनकी सरकार होती है, जब वो अलग-अलग होती है, तब ये सांसद एक्यूज करते हैं कि जो राज्य सरकार है वो हमारे वर्क को हरी झंडी नहीं दे रही है या हमारे वर्क को इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रही है। तो इस टाइप का इम्प्लीमेंटल इश्यू इस स्कीम में देखा गया है। अगर फंड की बात करें तो हर साल एमपीज को 5 करोड़ मिलते हैं 2.5 करोड़ के इंस्टॉलमेंट में। और ये जो फंड होते हैं ये नॉन लैप्सेबल होते हैं। मतलब कि अगर पर्टिकुलर ईयर में आप इसका यूज नहीं भी कर पाते तो भी ये लैप्स नहीं होगा। ये अगले साल में ऐड ऑन हो जाएगा। और जो एमपीएस का जो 15% अमाउंट है वो आपको एसी कम्युनिटीज के लिए इन्वेस्ट करना है। और जो 7.5% जो फंड हो एमपीएस का वो आपको एसटी कम्युनिटी के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, ताकि इन कम्युनिटी को भी एम्पावर किया जा सके, इनके डेवलपमेंट का ध्यान रखा जा सके। तो इस स्कीम को लेकर पहले भी यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछ रखा है। अब चूंकि न्यूज में है तो हो सकता है प्लेस में भी इस पर क्वेश्चन आ जाए, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज बोरथकेरा प्लांट को लेकर है। अब ये जो प्लांट है ये आसाम में पाया जाता है और अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक स्टडी ने ये बताया है कि इस बोरथकेरा का जो फल है, जो फ्रूट है, इसके अगर सूखे टुकड़ों का हम यूज करें तो जो हमारी हार्ट डिजीज है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये नई स्टडीज में इसका खुलासा हुआ है। तो इसे हम एक मेडिसिनल प्लांट अब मान सकते हैं। बोरथकेरा को साइंटिफिकली गार्सिनिया पेडुंकुलाटा बोलते हैं और आसामी से इसे बोरथकेरा बोलते हैं। ये एक एवरग्रीन ट्री है और ये जो ट्री है ये एंडेमिक है साउदर्न ईस्टर्न रीजन ऑफ एशिया सच एज म्यांमार और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इसका पहले बेसिकली यूज खाने में ज्यादा होता था। हालांकि इसमें कुछ थेरापेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती थी जैसे कि एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक। बट अब नई स्टडीज ने ये फाइंड आउट किया है कि इस बोरथकेरा का जो जो फल होते हैं उसके जो सूखे टुकड़े होते हैं उसका दरअसल यूज किया जा सकता है हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने में। इससे कार्डियक हाइपरट्रोफी इंडिकेटर जो है वो कम होते हैं, जैसे कि जो सूजन होती है हमारी नसों में वो कम हो जाती है और जो हार्ट इन्फ्लेमेशन होता है वो भी इससे कम हो जाता है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है। और इंडियन गवर्नमेंट वैसे भी बहुत ज्यादा जो हमारे आयुर्वेदा है, जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट्स है उसके यूज को बढ़ावा दे रही है। तो इस पर क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। आप चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज शिकागो कन्वेंशन को लेकर है। अब ये जो शिकागो कन्वेंशन है ये किससे रिलेटेड है? ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन से रिलेटेड है। क्योंकि 1994 में जो सिविल एविएशन के स्टैंडर्ड्स को लेकर, रूल एस्टैब्लिशमेंट को लेकर जो डिस्कशन हुआ था उसे ही शिकागो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन बोला जाता है। इसे 1994 शिकागो कन्वेंशन भी बोला जाता है। अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि अभी भारत सरकार ने इसके 3 प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स है उनको अप्रूव कर दिया है, ताकि इंटरनेशनल सिविल एविएशन में इंडिया का जो रोल है वो और ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल हो सके। अब ये जो नए रेटिफाइड प्रोटोकॉल्स है उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 3 में अमेंडमेंट किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी मेंबर स्टेट्स किसी भी वॉर्स की सिचुएशन में जो सिविल एयरक्राफ्ट होते हैं उनके अगेंस्ट वेपन यूज नहीं करेगा। उसके बाद आर्टिकल 50 में अमेंडमेंट किया गया है जिसमें जो आईसीएओ काउंसिल है उसके स्ट्रेंथ को रेस किया गया है। आईसीएओ का मतलब है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो इसी शिकागो कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाई गई थी। उसके बाद आर्टिकल 56 को अमेंड किया गया है जिसमें जो एयर नेविगेशन कमीशन है उसके स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया गया है। तो इन 3 नए प्रोटोकॉल्स के अमेंडमेंट को भारत सरकार ने हरी झंडी दे दी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो ये 1944 में बनाई गई थी बॉडी जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। और ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि इंटरनेशनल एयर नेविगेशन के फील्ड में विभिन्न देशों के बीच में टेक्निक और प्रिंसिपल को कोऑर्डिनेट करती है, ताकि वर्ल्ड वाइड एक इंटरनेशनल एयर नेविगेशन जो है उसको और ज्यादा बूस्ट मिले, ताकि नेविगेशन को और ज्यादा सेफ बनाया जा सके। इस बॉडी में फिलहाल 193 मेंबर्स हैं एक्सेप्ट लिसेस्टीन। और जो शिकागो कन्वेंशन है इसी की वजह से आईसीओ बना था और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। और यहाँ पर एक फैक्ट ये है कि ये एक टाइप का ग्लोबल रेगुलेटर नहीं है कि इसने जो रूल्स बना दिया वो हमें फॉलो करने होंगे। यहाँ पर जो कंट्री होती है उसके अपने जो रेगुलेटरी नॉर्म्स होते हैं उसको वो प्राइमेसी दे सकती है। तो ये पूरी न्यूज होगी शिकागो कन्वेंशन को लेकर। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज फॉस्फोरम और जिप्सम से रिलेटेड है। अब हुआ क्या है कि जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है नाई, और जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर के अंदर आती है, उन दोनों ने पार्टनरशिप करी है ताकि एक फील्ड ट्रायल किया जा सके जिसमें जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो रोड बनाती है नेशनल हाईवे उसमें फॉस्फोरस और जिप्सम का यूज किया जा सके। अब रोड्स में फॉस्फोरस और जिप्सम का यूज करना ही क्यों है? तो दरअसल क्या होता है कि जब फर्टिलाइजर बनाया जाता है तब जो फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में जो वेस्ट बचता है वो होता है फॉस्फोरम और जिप्सम। तो अब इन दोनों डिपार्टमेंट ने ये तय किया है कि जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से जो फॉस्फोरम और जिप्सम बचेगा उसका यूज किया जाएगा नेशनल हाईवे बनाने में, और ये इंप्लीमेंट करेगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
क्योंकि इंडियन रोड कांग्रेस ने भी इसको हरी झंडी दे दी है कि हाँ, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए आप फॉस्फोरम और जिप्सम के वेस्ट मटेरियल का यूज किया जा सकता है। अब ये सर्कुलर इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। क्यों? क्योंकि जब आप वेस्ट मटेरियल का यूज करते हो एज ए रिसोर्स, तो उससे हमारा जो वेस्ट होता है वो कम होता है, हमारे जो प्रीशियस रिसोर्स होते हैं उसका और ज्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। तो इससे हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलता है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दूसरे भी कई ऐसे स्टेप ले रखे हैं, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट का यूज करना। इससे क्या होता है, जो हमारे रोड्स होते हैं वो काफी ड्यूरेबल होते हैं और जो बिटुमेन होते हैं उसकी लाइफ को एक्सटेंड कर देते हैं। एक स्टडी में ये बताया गया है कि 1 किलोमीटर में अगर आप प्लास्टिक वेस्ट का यूज करते हो तो इससे 7 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट का निपटारा हो जाता है। पूरा वर्ल्ड के लिए और इन्वायरमेंट के लिए जो प्लास्टिक जो हमारा वेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा चिंता वाली बात हो जाती है। तो अगर हम रोड कंस्ट्रक्शन में प्लास्टिक को ज्यादा यूज करते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफी अच्छा होता है। इसके बाद जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने फ्लाई ऐश का भी काफी यूज किया है, क्योंकि जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उसमें कोल कंबशन के बाद में जो रेसिड्यूज होते हैं वो फ्लाई ऐश होते हैं। तो इससे हमारा एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा हो जाता है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस फ्लाई ऐश का भी यूज करना शुरू कर दिया है अपने रोड कंस्ट्रक्शन में। तो ये पूरी न्यूज होगी फास्फोरस जिप्सम के बारे में, क्योंकि फ्लाई ऐश को लेकर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है। तो फास्फोरस और जिप्सम को लेकर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि यूपीएससी ने 2016 के प्रीलिम्स से पूछा था। विथ रेफरेंस टू स्टैंड अप इंडिया स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? तो पहला स्टेटमेंट है, इट्स पर्पस इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग एससी एसटी एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। सेकंड है, इट प्रोवाइड फॉर रिफाइनेंस थ्रू सिडबी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ 1 एंड 2। क्योंकि ये जो स्कीम लाई गई है ये हमारे जो एससी एसटी कम्युनिटी है और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही लाई गई थी। इसमें यह तय किया गया था कि जो भी हमारी कमर्शियल ब्रांच होती है उनको हर साल 2 प्रोजेक्ट सैंक्शन करने होंगे फॉर ईच कम्युनिटी। मतलब एससी कम्युनिटी है तो इनके लिए आपको जो 2 प्रोजेक्ट होंगे एंटरप्रेन्योर से इनसे रिलेटेड उनको आपको अप्रूवल देना है, ताकि वुमेन्स और एससी एसटी कम्युनिटी में उनके द्वारा जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं उनको और प्रमोट किया जा सके। इसके लिए सिडबी को 10,000 का फंड भी प्रोवाइड किया गया था, ताकि वो इस स्कीम को रिफाइनेंस कर सके। तो इसका आंसर हो गया बोथ 1 एंड 2। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।